brought to you by Infinix. एक किंग मेकर था जो कहता था सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा, और वो बना भी देता था। जिसके एक इशारे पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हलचल मच जाती थी, वो अपने ही फैंस की नज़रों में गिर गया है। जो लोग उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे, वही अब उसकी कुंडली खोलने की मांग कर रहे हैं। ये कहानी जापान की पॉप इंडस्ट्री यानी जे पॉप के सबसे ताकतवर व्यक्ति रहे जॉनी कितागावा की है, जिसके ऊपर सैकड़ों लड़कों की यौन शोषण का आरोप लग रहा है। दिलचस्प ये है कि जॉनी की 2019 में ही मौत हो चुकी है, मगर उसके पाप पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो आज हम जानेंगे जॉनी कितागावा की पूरी कहानी क्या है, उसके पापों का राज कैसे खुला, और क्या यही जे पॉप का कड़वा सच है। जापान की बात चलेंगे अमेरिका, जहां दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ी एक रिपोर्ट रिलीज हुई है। इसमें भारत का भी जिक्र है। कहा गया है कि भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं। ये रिपोर्ट उस समय सामने आई है जब पीएम मोदी राजकीय यात्रा पर अमेरिका जाने वाले हैं। इस रिपोर्ट का यात्रा पर क्या असर होगा, विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी किंग मेकर के सेक्स कांड की। आज से तकरीबन 100 बरस पहले की ये बात है। जापान के वाकायामा में ताइदो नाम के एक बौद्ध पुजारी हुए। वो बौद्ध धर्म की कोयासान शिंगोन धारा से ताल्लुक़ रखते थे। इस धारा के लोग बड़ी संख्या में अमेरिका में भी थे। ताइदो को लॉस एंजलिस के लोकल बौद्ध मंदिर में पुजारी बनाकर भेजा गया। उन्होंने वहीं शादी भी कर ली। इसी परिवार में अक्टूबर 1931 में जॉनी कितागावा का जन्म हुआ। उसका बचपन ट्रॉमा से भरा रहा। वो 4 साल का था जब उसकी माँ की मौत हो गई। 11 साल का हुआ तो उसे अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया। उसका परिवार पर्ल हार्बर पर जापान के हमले के बाद अमेरिका की नाराजगी का शिकार हुआ था। दिसंबर 1941 में बिना किसी पूर्व घोषणा के जापान ने पर्ल हार्बर में अमेरिका के मिलिट्री बेस को उड़ा दिया था। इसमें हजारों सैनिक मारे गए थे। इस हमले के बाद ही अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हुआ था। इस हमले के कारण अमेरिका में रह रहे जापानी मूल के लोगों को लेकर धारणा ही बदल गई। उन्हें जासूस और गद्दार बताया जाने लगा। तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जापानियों को कैंपों में रखने और कुछ को डिपोर्ट करने का आदेश जारी किया। जॉनी के परिवार को वापस वाकायामा भेज दिया गया। वहां पर वो एक बार अमेरिकी हवाई हमले में मरते मरते बचा। अगस्त 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। जापान को सरेंडर करना पड़ा। पूरा मुल्क तहस नहस हो चुका था। शासन की बागडोर अमेरिका के हाथों में थी। उस दौर में अमेरिकी सैनिकों के मनोरंजन के लिए इक्का दुक्का थिएटर चालू थे। जॉनी को अच्छी इंग्लिश आती थी। उसने टोक्यो के एक थिएटर में पार्ट टाइम नौकरी पकड़ ली। यहाँ से उसकी म्यूजिक और एक्टिंग में दिलचस्पी बढ़ी। इस दिलचस्पी को और विस्तार तब मिला जब 1947 में उसका परिवार लॉस एंजलिस लौट आया। वहाँ कॉलेज और थिएटर उसकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन गए। फिर 1950 में 2 जापानी सिंगर्स अमेरिका के दौरे पर आए। उन्हें काफ़ी सम्मान मिला। जब परफॉर्मेंस खत्म हुई, पूरा हॉल सीटियों और तालियों से गूंज रहा था। जॉनी को दोनों सिंगर्स के साथ अनुवादक के तौर पर जोड़ा गया था। वो म्यूजिक की महिमा देखकर दंग रह गया। उसे लगा कि आर्ट के जरिए कोई भी कमाल किया जा सकता है, लेकिन उसके पहले उसे अपने पैरों पर खड़ा होना भी ज़रूरी था। जॉनी ने इसके लिए अलग अलग नौकरियां की। वो कोरियाई युद्ध के दौरान अमेरिकी दूतावास में अनुवादक बना। कुछ समय के लिए टीचिंग भी उसने की। एक थिएटर कंपनी में स्टेज मैनेजर भी रहा। फिर आया 1958 का साल। यूएस एम्बेसी की नौकरी करते हुए कुछ लड़कों को बेसबॉल सिखाने लगा। ये लड़के उसके साथ ट्रेनिंग करते, फिर उसके घर आकर म्यूजिक सुनते और खाना आदि खाते। कहा जाता है कि इसी दौरान जॉनी ने लड़कों का पहली बार यौन शोषण किया था। ये सिलसिला उसकी मौत तक जारी रहा। इसके बीच में वो एक साधारण ट्रेनर से जापान का सबसे ताकतवर टैलेंट मैनेजर बन चुका था। ये हुआ कैसे? 1962 में वो 4 लड़कों को वेस्ट साइड स्टोरी नाम की हॉलीवुड फिल्म दिखाने ले गया। लड़के म्यूजिक और डांस का कॉम्बिनेशन देखकर दंग रह गए। वे अगले दिन से प्रैक्टिस में जुट गए। कुछ ही समय में वे अपने काम में माहिर हो चुके थे। जॉनी ने उनको लेकर पहला बॉय बैंड बनाया। इस ग्रुप को नाम दिया गया जॉनीज, यानी जॉनी के लड़के। उसी साल उसने जॉनी एंड एसोसिएट्स JNA नाम से टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी बनाई। उसकी कंपनी सिर्फ और सिर्फ लड़कों को मौका देती थी। आने वाले समय में इस कंपनी ने कई मशहूर म्यूजिक बैंड्स को लॉन्च किया, जिन्होंने जे पॉप की दुनिया में तहलका मचाया। जॉनी के पास टैलेंट पहचानने की अद्भुत कला थी। वो कई स्तरों पर लड़कों की प्रतिभा तराशता था। 12 से 13 बरस के लड़कों का एक बड़ा पूल होता था। उन्हें ट्रेन किया जाता था। फिर उनकी काबिलियत के हिसाब से उन्हें फ्रंट और बैकग्राउंड में रखा जाता था।
किसी भी लड़के को सफल होने के लिए टैलेंट के साथ साथ एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, जॉनी का वरद हस्त। जो कोई उसकी हाँ में हाँ मिलाता और उसे पसंद आ जाता, उसकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते थे। 1980 के दशक तक जॉनी का रुतबा और साम्राज्य फैलता गया। जे पॉप जापान के साथ साथ पश्चिमी देशों में भी पॉपुलर हो रहा था। उसके लॉन्च किए कई बैंड्स हिट पर हिट दिए जा रहे थे। जापान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक्टर्स और परफॉर्मर्स के लिए जॉनी एंड एसोसिएट्स पर निर्भर हो चुकी थी। सब हसीन नजर आ रहा था, फिर अचानक उसमें एक बड़ा धब्बा दिखने लगा। 1988 में फोर लीव्स नामक बैंड के एक सदस्य ने डायरी लिखी, आरोप लगाया कि जॉनी ने उसको ज़बरदस्ती सेक्स के लिए मजबूर किया। फोर लीव्स को जॉनी की कंपनी ने ही लॉन्च किया था। ये उसकी शुरुआती सफलताओं में से था। हालांकि बैंड मेंबर की शिकायत पर कोई चर्चा नहीं हुई। 1996 में जॉनी के साथ काम कर चुके लड़के ने किताब लिखी, दावा किया कि उसने जॉनी को कंपनी के दफ्तर में एक लड़के के साथ ज़बरदस्ती करते देखा था। इस आरोप को भी आसानी से खारिज कर दिया गया। फिर आया 1999 का साल। वीकली मैगजीन शुकान बुनसुन ने 14 हफ्तों तक जॉनी के सताए लड़कों की किश्तों में रिपोर्ट छापी। इसमें JNA से जुड़े 10 लड़कों ने अपनी पीड़ा साझा की थी। हालांकि उन्होंने अपना नाम जाहिर नहीं होने दिया था। इन आरोपों पर जापान की संसद में भी चर्चा हुई, इंक्वायरी भी बैठी, मगर कुछ नहीं हुआ। जॉनी ने आरोपों को पूरी तरह नकार दिया। उसने उल्टा मैगजीन पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। निचली अदालत ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया। शुकान बुनसुन पर $81,000, आज के समय में लगभग 65 लाख भारतीय रुपए का जुर्माना लगाया गया। मैगजीन ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने जुर्माने की रकम घटाकर लगभग 9 लाख रुपए कर दी। फैसले में कहा कि यौन शोषण के आरोपों में दम है, मगर शराब और तंबाकू सप्लाई करने का आरोप गलत है। यानी अदालत यौन शोषण की बात मान रही थी, लेकिन उसने जॉनी पर कोई कार्रवाई नहीं की। जापान की मीडिया ने भी इस खबर को लगभग दबा दिया, कहीं कोई हेडलाइन नहीं बनी। सबसे बड़ी टैलेंट एजेंसी का सर्वा नाबालिग लड़कों के यौन शोषण का आरोपी था, पर उसकी खबर कहीं नहीं थी। इसे कोड ऑफ ओमेटा का नाम दिया गया। 20वीं सदी में अमेरिका और इटली के माफिया गिरोहों में इस कोड का पालन किया जाता था। इसमें गिरोह के सीक्रेट्स को लेकर गोपनीयता बरतने की शपथ ली जाती है। जापान में जॉनी कितागावा और मीडिया के बीच का घोषित समझौता किसी आपराधिक गठजोड़ से कम नहीं था। जॉनी की गिनती की तस्वीरें बाहर की दुनिया में उपलब्ध हैं। वो इंटरव्यू देने से बचता था। वो अपनी कंपनी में काम करने वालों पर पूरा कंट्रोल रखता था। उसकी इजाज़त के बिना उसके किसी टैलेंट की तस्वीर नहीं छप सकती थी। जॉनी के टैलेंट पूल की एंट्री भर से एंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री में सफलता की गारंटी होती थी। इसी वजह से वे उसके खिलाफ जाने से बचते थे। ये गठजोड़ जॉनी की पूरी ज़िंदगी में कायम रहा। 9 जुलाई 2019 को टोक्यो में उसकी मौत हो गई। जापानी अखबारों और न्यूज़ चैनल्स ने उसे नायकों वाली विदाई दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने विशेष श्रद्धांजलि दी। उसकी याद में स्पेशल कॉन्सर्ट आयोजित हुआ। इसमें 88,000 से अधिक लोग शामिल हुए थे। इन सब की आड़ में तथाकथित किंग मेकर का असली सच छिपा लिया गया। होने को ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्च 2023 में BBC ने एक सनसनीखेज डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की, प्रेडेटर द सीक्रेट स्कैंडल ऑफ जे पॉप। BBC के लिए मोबिन अजहर ने जॉनी के सताए कलाकारों का इंटरव्यू लिया, उनके अनुभव सुने, फिर उन्हें डॉक्यूमेंट्री में पिरोकर पेश किया। इसमें कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। 3 पॉइंट्स में इन्हें समझते हैं। नंबर 1, जॉनी कितागावा का जूनियर लड़कों पर पूरा कंट्रोल होता था। ये लड़के नाबालिग होते थे। शुरुआत में उनसे बैकग्राउंड सिंगर या डांसर के तौर पर काम कराया जाता था। जब उनमें निखार आता था तब उन्हें फ्रंट में लाया जाता था। किसको आगे लाना है, इस पर जॉनी का वीटो होता था। नंबर 2, जॉनी नाबालिग लड़कों को अपना शिकार बनाता था। जो कोई उसके साथ सोने से इनकार करता, उसके लिए इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो जाते थे। नंबर 3, आज भी कई ऐसे सर्वाइवर्स हैं जो अपनी कहानी साझा करने से बचते हैं। वे कहते हैं जापान में शर्म की संस्कृति है, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसे छिपा कर रखिए। जापान में सैकड़ों बरस तक पुरुषों के साथ बलात्कार को अपराध माना ही नहीं जाता था। इस कानून में 2017 में बदलाव हुआ, फिर भी ये टैबू पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हालांकि BBC की डॉक्यूमेंट्री के बाद एक पॉप स्टार आगे ज़रूर आया। अप्रैल 2023 में क्वान ओकोमोतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी कहानी बयां की। क्वान को 15 की उम्र में जॉनी की कंपनी ने चुना था। जल्द ही उन पर जॉनी की नज़र पड़ी। उन्हें हर रात नहाकर जल्दी बिस्तर पर जाने के लिए कहा जाता था। ये यौन शोषण का संकेत था। अगले 4 बरस तक क्वान के साथ कई दफ़ा ऐसा हुआ। वो नाबालिग थे, इसलिए बिना माँ की इजाज़त के पुलिस में शिकायत नहीं कर सकते थे। इस डर से वो चुपचाप सब झेलते रहे। क्वान पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मीडिया के सामने आकर जॉनी कितागावा की काली करतूतों का किस्सा बयां किया। उम्मीद जताई गई कि
अब जापान की मीडिया चुप्पी तोड़ेगी और जॉनी की सच्चाई को सामने लेकर आएगी। जानकारों का कहना है कि जापान में अभी भी उसकी कंपनी का दबदबा कायम है। ऐसे में इस उम्मीद में बहुत स्कोप नहीं दिखाई देता। अब सवाल ये आता है कि आज हम आपको ये कहानी सुना क्यों रहे हैं। दरअसल 15 मई को जॉनी एंड एसोसिएट्स के सीईओ जूली कीको फुजीशिमा ने सर्वाइवर से माफ़ी मांगी है। कंपनी की वेबसाइट पर जारी बयान के मुताबिक फुजीशिमा ने कहा कि कंपनी इस तरह की हरकतों को स्वीकार नहीं करती, इसे गंभीरता से लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कितागावा पर लगे आरोपों से पल्ला झाड़ लिया, ये भी कहा कि कोई स्वतंत्र जांच नहीं होगी। इन सबके बीच जे पॉप के फैंस पिटीशन पर साइन कर जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ माफ़ी से काम नहीं चलेगा, पूरी सच्चाई बाहर आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसमें मीडिया, सरकार और पूरी जे पॉप इंडस्ट्री के गणमान्य चेहरों से नकाब उठेगा। कौन इसके लिए तैयार होता है, इस पर संशय बना हुआ है। बात जे पॉप की हो या कोरियन पॉप कल्चर यानी के पॉप की, पर्दे के पीछे की दुनिया असीमित तनाव, कटथ्रोट कंपटीशन और क्रूर शोषण से भरी है। जब कभी इस पहलू से पर्दा उठता है, हल्की फुल्की बहस होती है, फिर सब अपनी दिशा में बढ़ जाते हैं। इन सब के बीच सवाल दबा कुचला बचा रह जाता है कि ग्लैमर की कीमत का हिसाब कौन देगा। जापान के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं, चलते हैं अमेरिका की तरफ। 15 मई को अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने एक रिपोर्ट रिलीज की। धार्मिक स्वतंत्रता पर किस देश में धर्म का पालन करने की कितनी आज़ादी है, इसका सर्वे किया गया है। जो नतीजे आए हैं उसमें इजराइल, ईरान, चीन, रूस के साथ साथ भारत को भी लपेटा गया है। रिपोर्ट आने के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, दुनिया के कई देशों में सरकारें अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही हैं। इसके लिए वे टॉर्चर, पिटाई, गैर कानूनी निगरानी और तथाकथित सुधार कैंपों का सहारा ले रही हैं। ब्लिंकन का इशारा चीन की तरफ था। चीन पर शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों के नरसंहार के आरोप लगते हैं। वहां पर उइगरों के लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए गए हैं। चीन कहता है कि इनका इस्तेमाल आतंकवाद को रोकने के लिए किया जाता है, जबकि मानवाधिकार संगठन आरोप लगाते हैं कि इन कैंपों में उइगर मुसलमानों से उनकी पहचान छीनी जाती है। अगला बड़ा नाम ईरान का है। वहाँ सितंबर 2022 में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट शुरू हुए थे। पुलिस कस्टडी में महसा अमीनी की मौत के बाद मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि कम से कम 512 प्रदर्शनकारी पुलिस फोर्स के हाथों मारे गए हैं। 19,000 से अधिक लोगों को अरेस्ट किया गया है और प्रोटेस्ट से जुड़े एक व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई। रिपोर्ट में इन आंकड़ों को प्रमुखता से जगह दी गई है। इस रिपोर्ट में इजराइल का भी जिक्र आया है। अल जजीरा की पत्रकार शिरीन अबू अक्लेह की हत्या के सिलसिले में मई 2022 में फिलिस्तीन मूल की अमेरिकी पत्रकार शिरीन की हत्या कर दी गई थी। इजराइल का कहना है कि उनकी मौत क्रॉस फायरिंग में हुई। फिलिस्तीन आरोप लगाता है कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया। अल जजीरा इस केस को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में लेकर गया है। वहां फाइल सरक रही है, कोई फैसला अभी तक नहीं आया है। इस मामले में इजराइल में किसी को भी सजा नहीं हुई। रिपोर्ट में अबू अक्लेह की अंतिम यात्रा के दौरान हुई हिंसा की चर्चा की गई। लिखा है, इजरायली पुलिस ने अंतिम यात्रा में शामिल लोगों पर हमला किया। उन्हें इजराइल के समर्थन में नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया। पुलिस ने ताबूत पर रखा फिलिस्तीनी झंडा भी जब्त कर लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस पर चिंता जताई थी। हालांकि पहली बार सरकार ने इस घटनाक्रम को लिखित रूप में स्वीकार किया है। इस रिपोर्ट में रूस को भी घेरा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस अपने मुल्क के साथ साथ यूक्रेन में भी अल्पसंख्यकों को डिटेन और टॉर्चर कर रहा है। उनके घरों की तलाशी ली जा रही है, उन्हें अपनी मान्यताओं का पालन करने से रोका जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि भारत को लेकर इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। इसमें मुस्लिमों के साथ हुई हिंसा का जिक्र किया गया है। कुछ बड़े मसले गिनाए गए हैं। मसलन कई राज्यों में धन परिवर्तन के खिलाफ लाए कानून, मुस्लिमों के साथ भेदभाव के आरोप और गौरक्षा के नाम पर अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमले। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अमेरिकी अधिकारियों ने भारत सरकार के साथ इन घटनाओं पर आपत्ति दर्ज कराई और दोषियों पर कार्रवाई करने की अपील भी की। दिलचस्प ये रहा कि एंटनी ब्लिंकन ने भारत के संबंध में कोई भी बयान नहीं दिया। 15 मई को विदेश मंत्रालय के डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी वेदांत पटेल ने कहा कि भारत के साथ हमारे रिश्ते बेहद ज़रूरी हैं और हम कई मुद्दों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून से अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। उन्हें बाइडेन ने न्योता देकर बुलाया है। ये पीएम मोदी की अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा होगी। 22 जून को उनके सम्मान में राजकीय भोज भी दिया जाएगा। ये सम्मान कम ही नेताओं को हासिल होता है। इससे अमेरिका के लिए भारत की महत्ता समझ में आती है। उनकी यात्रा से महीने भर पहले भारत पर धार्मिक भेदभाव के आरोप लगे। हालांकि इस रिपोर्ट के दोनों देशों के संबंधों पर किसी असर की संभावना कम ही है। भारत पहले भी इस तरह की रिपोर्ट्स को खारिज करता रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत सरकार ने हालिया रिपोर्ट को भी आधारहीन बताया है। अभी तक विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है। अगर कोई जवाब आता है तो हम उसकी अपडेट्स भी आप तक पहुंचाएंगे।
आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।